आज हम लोग CGPSC मेंस में CGPSC मेंस, ठीक है। तो मेंस का जो प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र 4 है, ठीक है, और GS नंबर 3, ठीक है। इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 जिसमें क्या चीज़ है, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है। अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान। इसमें से एक जो पार्ट है वो कृषि का, ठीक है, जिसका सिलेबस मैं अभी बताता हूँ। तो ये जो कृषि है, इसमें से जो 2012 से लेकर के 2018-19 तक जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे, जो कृषि वाला पार्ट है उसका। तो चलिए हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। कृषि वाले जो पार्ट है उसका क्या क्या सिलेबस में है। सिलेबस में मेंशन है कि कृषि का उद्भव, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कृषि का उद्भव, ठीक है, कृषि का उद्भव, कृषि विज्ञान में प्रगति, ठीक है, उद्भव हो गया, प्रगति, ठीक है, फिर इसके क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में, ठीक है। और जो सिलेबस में मेंशन है, भारत में फसल विज्ञान, ठीक है, भारत में फसल विज्ञान, इसके अलावा उर्वरक, ठीक है, कीट नियंत्रण, ठीक है, भारत में रोगों का परिदृश्य, भारत में रोगों का परिदृश्य। तो ये जो सिलेबस है इसका, जो कृषि वाला पार्ट है उसका। तो चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग 2012 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से। 2012 में आया हुआ जो पहला क्वेश्चन था वह क्या चीज़ था, वो था कि जैविक नियंत्रण क्या है, ठीक है, 4 अंक का था, 2012 में आया हुआ था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं। तो जैविक नियंत्रण का क्या मतलब होता है कि देखिए, जैसे कि होता क्या है कि जो फसल होते हैं, ठीक है, तो फसल को जो दो मुख्य रूप से जो दो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें प्रभावित करती है, मतलब कि नुकसान पहुंचाती है। एक तो होता है खरपतवार, खरपतवार, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कीट, ठीक है। तो ये जो दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या किया जाता है कि कुछ जो परभक्षी होते हैं, कुछ परभक्षी, ठीक है, ठीक, और कीट भक्षी होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो कीट, ठीक है, और जो खरपतवार क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये जो परभक्षी या कीट भक्षी होते हैं ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस तरह से फसल क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इस तरह से जो जीवों के द्वारा, जीवों को द्वारा क्या चीज़ करना, खरपतवार और कीटों को मार करके, मतलब नष्ट करके क्या करना, फसल को बचाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, जैविक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, जैविक नियंत्रण कहेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, फसल को कीट भक्षी और परभक्षी के द्वारा बचाना क्या कहलाता है, जैविक नियंत्रण कहलाता है। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। देखिए, फसलों के नासी जीवों खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए दूसरे जीवों को प्रयोग में लाना जैव नियंत्रण कहलाता है। जैव नियंत्रण एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। इस विधि में नासी जीव व उसके प्राकृतिक शत्रुओं के जीवन चक्र, भोजन, मानव सहित जो दूसरे जीवों पर प्रभाव आदि का अध्ययन करके प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाली हाउस क्या है। देखिए इसी में जो अगला क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया हुआ है, ठीक है, पाली हाउस क्या है, जो कि 4 अंक का था, 2013 में क्वेश्चन आया था। चलिए इसके बारे में भी चलिए हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पौधा घर का नाम सुना होगा, ठीक है, पौधा घर या फिर हरित गृह जिसको बोलते हैं, पौधा घर या फिर हरित गृह, हरित गृह, ठीक है। तो हरित गृह में क्या करते हैं कि जो ठंडे प्रदेश रहते हैं वहाँ पर एक कांच का इस तरह से क्या होता है, घर बना होता है, उसके अंदर प्लांट को क्या किया जाता है, उगाया जाता है।
लेकिन इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि ताप के नियंत्रण के लिए, क्योंकि ताप जो है ठंडे प्रदेशों में कम होता है, तो ताप क्या हो यहाँ से बाहर ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन जो पॉली हाउस होता है उसमें डिफरेंस क्या है, पौधा जो हरित गृह और पॉली हाउस में, उसको चलिए देखते हैं। जो पॉली हाउस होते हैं, ठीक, पॉली हाउस, ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉली हाउस, ये नाम से ही स्पष्ट है, देखिए पॉली मतलब कि पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन से बना होता है ये, ठीक, पॉलीथीन का बना हुआ एक हाउस। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है कि जो घर बना होता है पॉली हाउस, ठीक है, इसमें ताप का नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है, ताप हो गया, ताप का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें बाहरी जो मौसम है, ठीक है, बाहरी मौसम जो होता है, ठीक है, बाएं हाथ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर, इस हाउस के अंदर जो पौधे फसल उगाए जाते हैं उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो विभिन्न गैस हैं उसका भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पॉली हाउस होता है एक कंट्रोल्ड मौसम है, समझो, मतलब कृत्रिम मौसम उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो होता क्या है कि जब मौसम क्या हो, विपरीत मौसम में भी इसमें क्या किया जा सकता है, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल फसल उगाया जा सकता है, अनुकूल फसल उगाया जा सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट पॉइंट है कि जहाँ पर अगर देखिए अगर कोई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ अगर ऐसा फल उगाना है जो कि ठंडे प्रदेशों में होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करके कम किया जा सकता है और जो है अनुकूल फसल जो है क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं इसका। देखिए पाली घर या पाली हाउस पॉलीथीन से बना एक रक्षात्मक छायाप्रद घर है जिसका उपयोग उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार या लंबे आकार का हो सकता है। इसमें लगे उपकरणों की सहायता से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता, प्रकाश आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। चूँकि पाली हाउस में बाह्य वातावरण या मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसमें विपरीत मौसम में भी अनुकूल फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है, भारत में फसल संरक्षण के नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कहना था, भारत में फसल संरक्षण के नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भारत में फसल संरक्षण, फसल संरक्षण, फसल संरक्षण के नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर, दृष्टिकोण के आवश्यकता पर, ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक, टिप्पणी लिखिए, ये है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि फसल संरक्षण के नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो फसल संरक्षण, ठीक, फसल संरक्षण पहले भी किया जाता रहा था और अब भी किया जा रहा है। तो ये जो फसल संरक्षण के नवीन दृष्टिकोण मतलब कि अभी जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में इसके जो नया दृष्टिकोण अपनाने की क्या ज़रूरत है हमें, मतलब फसल अगर जैसे पहले भी कर रहे थे अब भी कर रहे हैं, ठीक है, तो फसल संरक्षण में नया हमें क्या चीज़ लाना चाहिए, हमें क्या चेंजेस करना चाहिए और क्या चेंज करने की आवश्यकता है। नवीन दृष्टिकोण मतलब नया परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं है, और है तो फिर क्या चीज़ है ये हमें बताना है। और टिप्पणी करने का मतलब क्या होता है कि आप 3 बटा, ठीक है, 2/3 क्या कीजिए, नॉलेज दीजिए, ठीक है, नॉलेज मतलब कि जानकारी दीजिए, और 1/3 क्या कीजिए, अपना ओपिनियन रखिए। ठीक, ओपिनियन रखिए। ठीक, तो ये किया जाता है। तो देखिए फसल संरक्षण की नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। मतलब ये बताना है कि फसल संरक्षण के लिए नया क्या परिवर्तन करना चाहिए, ठीक, परिवर्तन करना चाहिए या नहीं, और क्या चीज़ अगर परिवर्तन करना है तो क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये हमें बताना है। चलो परिवर्तन की आवश्यकता को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले होता क्या था कि पिछले अगर आप 4 दशक में देखें, ठीक है, भारत में पिछले अगर 4 दशक में देखा जाए, ठीक,
तो कीटों के नियंत्रण के लिए, ठीक है, कीटों व खरपतवार दोनों को शामिल करते हैं, ठीक है, खरपतवार, ठीक है, दोनों के खरपतवार, इन दोनों के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता था, केमिकल, ठीक है, जो केमिकल मतलब जो रसायन थे, ठीक है, पेस्टिसाइड और जो खरपतवार नाशी, ठीक है, ये जो दोनों का उपयोग करते थे दोनों कीट और खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। तो अब हुआ क्या कि इसका बहुत दिन तक जब उपयोग किया जाता रहा है, तो ये जो कीट है, ठीक है, और ये जो खरपतवार है, ठीक है, ये क्या कर लिए हैं, इनके प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर लिए हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता विकसित कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि इनकी जो केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड और जो खरपतवार नाशी थे, इनकी जो प्रभावशीलता थी, ठीक, प्रभावशीलता थी, ये क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है, मतलब अब ये कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, इनको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम जो है अब वर्तमान में फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अब देखें, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये तो हो गया, हम लोग समझ में गए कि नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्यों है, क्योंकि जो प्रतिरोधकता अब विकसित हो गई है इसलिए। तो अब क्या चेंजेस करना चाहिए, इसको चलिए समझते हैं। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, एकीकृत फसल संरक्षण, ठीक है। इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो नया कॉन्सेप्ट है उसके तहत क्या किया जाना है। तो जो IPM, ठीक है, एक नया जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है IPM, ठीक है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, समझिए मैनेजमेंट। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि जैसे कि इसके चलिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि IPM आखिर में है क्या। तो देखिए, अगर जो कीट है, ठीक है, कीट, वैज्ञानिकों का जो मानना है वो बता रहा हूँ कि जो कीट व खरपतवार इनको क्या करना है कि भूमंडल से पूरी तरह से क्या नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, ठीक है, नष्ट नहीं करना है, बल्कि इनका क्या करना है, समुचित प्रबंध करना है, ठीक है। तो ये जो है IPM का जो फंडामेंटल मतलब कि मूल जो कॉन्सेप्ट है ये है कि कीट और खरपतवार को भूमंडल से नष्ट नहीं करना है, बल्कि इनका क्या करना है, समुचित प्रबंध करना है, ठीक। तो इसका प्रबंध कैसे करना है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रबंध कैसे किया जा सकता है। तो IPM में क्या चीज़ किया जाता है, ठीक है, IPM समझ गए कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो इसके जो जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, जैविक नियंत्रण, ठीक है, तो जैविक नियंत्रण भी एक क्या है, इसका एक टूल है, ठीक है, IPM का एक टूल है जैविक नियंत्रण। इसके अलावा यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण जैसे कि हमने देखा कि जो कीटभक्षी और जो परभक्षी होते हैं उसका उपयोग क्या करते हैं, खरपतवार और कीटों को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो यांत्रिक जो नियंत्रण है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है कि जैसे कि जो गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में क्या किया जाए, खेतों में हल चलाया जाए, ठीक है, गहराई तक जो जुताई किया जाए, जिससे कि जो क्या है, जो बीज हैं खरपतवार के वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, ठीक है। तो ये यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्या होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं कि जो कुछ फसल होते हैं, ठीक है, जैसे कि बीटा बैगन का नाम आपने सुना होगा, बीटा बैगन, ठीक है, तो बीटा बैगन ये एक उदाहरण है GMO का। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ऐसा कीट जो कि रोगों के प्रति प्रतिरोध रहता है, उसके जीन को फसल के पौधों के जीन में क्या किया जाता है, एडिट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद जो पौधा बनता है उसमें क्या होता है कि जो कीटों के प्रति, ठीक है, और जो खरपतवारों के प्रति क्या होता है, ये प्रतिरोधी होते हैं, मतलब कि कीट इन पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक विशेष प्रकार के क्या करते हैं, एंजाइम या फिर रसायन उत्पन्न करते हैं, जिससे कीट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे क्या किया जाए, ऐसे जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है इसका उपयोग किया जाए, ठीक है। तो ये जो IPM के अंतर्गत इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट है, इसके अंतर्गत ये इन चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है, ताकि जो मतलब कीटों में मतलब कीटों और खरपतवारों में जो क्या हो गया था, प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई है, उससे निपटा जा सके। देखिए आंसर क्या कहता है कि भारत कीट व खरपतवार समस्या के समाधान में रसायनों का पिछले 4 दशकों से
भारत में जो अत्यधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है। फलस्वरूप आज रसायन प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। साथ ही वैज्ञानिक यह नहीं चाहते कि कीट व खरपतवार भूमंडल से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, अन्यथा असंतुलन व जैव विविधता के लिए हानिप्रद होगा। अतः IPM मतलब कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वर्तमान समय की आवश्यकता है। इस पद्धति में कीटों खरपतवारों के उन्मूलन के बजाय प्रबंध की बात है, जिसमें ऐसे उपाय किए जाएं ताकि उनकी संख्या या घनत्व सीमित रहे और उनमें आर्थिक क्षति न हो सके। IPM में शस्य प्रक्रियाओं में सुधार, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण आदि को शामिल किया गया है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो इसको आप लोग जानते ही हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, जो कि पृथ्वी के जो तापमान को क्या करते हैं, मतलब कि जो टेम्परेचर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पृथ्वी को गर्म रखते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैस 4 यहाँ पर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जैव उर्वरक क्या है, ठीक है। जैव उर्वरक क्या है, इसके 3 उदाहरण लिखिए। जैव उर्वरक क्या होते हैं, चलिए इसको आंसर में ही देख लेते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरकों के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आएगी और प्रदूषण कम किया जा सकेगा। उदाहरण जैसे कि माइकोराजिया हो गया, ठीक है, लापोफेरम हो गया, राइजोबियम हो गया और ये एजोस्पिरिलम, ये सब क्या है, जैविक उर्वरक। मतलब कि ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर राइजोबियम का उदाहरण दिया गया है। तो राइजोबियम क्या करता है कि जो वायुमंडल का नाइट्रोजन रहता है उसको स्थिरीकरण करके पौधों के लिए उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि जो जीवाणु जो कि क्या करें, पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराएं, उर्वरक उपलब्ध कराएं, उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे जो उर्वरक है वो क्या कहलाएंगे, जैव उर्वरक कहलाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है, ड्रिप सिंचाई से क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं, ठीक है। ये 8 अंक का क्वेश्चन था, 2014 में आया हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ड्रिप सिंचाई क्या होता है कि टपक सिंचाई भी इसको बोलते हैं, मतलब बूंद बूंद करके पानी को प्रवाहित करना, ठीक है। तो आप इसको लोग पढ़ सकते हैं। इसके लाभ देखिए, जल उपयोग का कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। पानी के कम से कम उपयोग से अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। बंजर और परती भूमि में भी क्या किया जा सकता है, खेती की जा सकती है। इसके अलावा फसल उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ठीक है। खराब गुणवत्ता और खारा पानी का भी इसमें क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कीटनाशक प्रतिरोध तथा इसके प्रबंध का विवरण दीजिए, ठीक है। 40 अंक आया था 2015 में, लेकिन मैं इसको 15 अंक के हिसाब से, क्योंकि अब 175 मैक्सिमम आएगा, ठीक है, 175 शब्दों का, तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर दिया हूँ। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कीटनाशक प्रतिरोध क्या है। तो होता क्या है कि जब जो पेस्टिसाइड होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो कीटनाशक होते हैं उनको जब बहुत समय तक क्या किया जा सकता है, क्या कीटों पर क्या किया जाए, ठीक है, इसका छिड़काव किया जाए, तो कुछ समय बाद क्या करते हैं कि ये जो कीट होते हैं पेस्टिसाइड के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, मतलब उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सभी कीटों पर नहीं, मतलब जो कुछ कीट होते हैं एक ही प्रजाति के, उन पर क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो ऐसे कीट क्या हो जाते हैं, जीवित बच जाते हैं, ठीक है। और जिन पर प्रभाव जो क्या होते हैं, अनुकूलता नहीं उत्पन्न कर पाते, मतलब प्रतिरोधकता नहीं उत्पन्न कर पाते, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेते हैं वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। अब ये जो जीवित रहते हैं तो इनका जो क्वालिटी है ये प्रतिरोधकता का, ये क्या होते हैं, अब उसके जो लक्षण है वो क्या चले जाते हैं, इसके बच्चों में भी चले जा सकते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, अनुवांशिक लक्षण का रूप ले लेता है और ये इसके बच्चों में भी चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो और कीट होंगे वो भी क्या होंगे, प्रतिरोधी होंगे। तो इस तरह से जो कीट क्या होते हैं, प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेते हैं रसायनों के प्रति, तो इसको क्या क्या बोलते हैं, कीटनाशक प्रतिरोध। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कीटनाशक प्रतिरोध, ठीक है, और इसका प्रबंध कैसे किया जाता है। ये इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कीटनाशक प्रतिरोध का जो मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने इसके जो पूर्व क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था कि जो IPM, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है कीटनाशक प्रतिरोध से बचाव के लिए, ठीक है। तो जितना भी उसमें बताया था वही सब इसमें भी शामिल होगा। तो सीधा हम लोग आंसर में चलेंगे।
देखिए आंसर, कीड़ों कृंतकों बैक्टीरिया कवक जैसे कई किस्मों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। समय के साथ कई कीटनाशकों ने धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता खो दी है, क्योंकि कीटों ने प्रतिरोध विकसित कर लिया है, जिसे कीटनाशक प्रतिरोध कहा जाता है। कीटनाशक प्रतिरोध का प्रबंध, ठीक है, इसके प्रबंध कैसे करते हैं, इसको चलिए देखते हैं। तो इसका प्रबंध करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से, ठीक, कीटनाशक प्रतिरोध का प्रबंध, इसके लिए IPM एकीकृत नाशी जीव की अवधारणा सामने आई है। इस पद्धति में कीटनाशक का समुचित प्रयोग, जिसमें अन्य कृषि कार्यगत नियंत्रण, ठीक है, यांत्रिक विधियां एवं जैविक विधियां उपयुक्त रूप से एकीकृत हो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कीटों, रोगों और खरपतवारों के उन्मूलन के बजाय उनके प्रबंध की बात शामिल है। इसका उद्देश्य किसी जीव को हमेशा के लिए खत्म करना नहीं, बल्कि ऐसे उपाय शामिल है जिसमें उसकी संख्या या घनत्व सीमित रहे और इससे आर्थिक हानि ना हो। इस पद्धति की जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह से, जैसे एक ही तरीका अपनाने के बजाय क्या किया जाए, समन्वित कार्यक्रम, जैसे कि अवरोधी किस्मों का प्रयोग, जैसे कि मैं बताया था, शस्त्र क्रियाएँ, तकनीकी साधन, जैविक साधन एवं रसायनों का एकीकृत प्रयोग, ठीक है, विभिन्न कीटों एवं रोगों की एक निर्धारित घनत्व संख्या तक पहुंचने पर ही क्या किया जाए, रसायनों का प्रयोग किया जाए। मतलब कि जैसे कि क्या, जब कीट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक सीमा तक पहुंच गए हैं, तभी मतलब रसायनों का उपयोग किया जाए, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पर उदाहरण है कि धान में जो सैनिक और जो गंधी कीट होते हैं, उसमें एक कीट प्रति पौधा जब विकसित हो जाए, तब क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ठीक है, कीटनाशकों का। ठीक है, इसके अलावा जैविक नियंत्रण, जिसमें बताया था कि परभक्षी और जो परजीवी होते हैं वो कीटों का क्या करते हैं, संरक्षण किया जाए, जो कि क्या करते हैं, खरपतवार और कीटों से लड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कृषि पारिस्थितिक विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, 20 अंक का क्वेश्चन जो कि 2016 में आया था। इसको 15 अंक के हिसाब से लिखा हूँ 175 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कृषि पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है। तो कृषि पारिस्थितिकी विज्ञान क्या होता है कि जैसे देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब आप लोग जानते हो कि पर्यावरण के जो जैविक अजैविक जो घटक होते हैं उसमें संबंध, ठीक है, तो उसमें संबंध होता है। तो ये जो कृषि, ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण, ठीक, कृषि को किस तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ये जो कृषि से पर्यावरण को क्या लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या हानि हो रहा है, इन सब बातों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जो आंसर है इसी जो बात है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, जितना भी ताप हो गया, ठीक है, आर्द्रता हो गया, जलवायु, ठीक है, मौसम, ये कृषि को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यही चीज़ इसमें क्या बताना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर पे चलते हैं। ये कृषि पारिस्थितिकी के बारे में जो अभी मैं बताया वही इस आंसर में लिखा है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए, मतलब ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। चलिए आगे भी देखते हैं इसके। इस तरह से प्रदीप्ति काल, आर्द्रता, वायु, ठीक है, वर्षा, मृदा, ये किस तरह से फसल को प्रभावित करती है, ये सब चीज़ इसमें क्या होती है, शामिल होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन, ठीक है, अच्छी ओजोन और ख़राब ओजोन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। 4 अंक का क्वेश्चन था, 2016 में आया हुआ है ये। चलिए देखते हैं अच्छी और ख़राब ओजोन क्या होता है। ठीक है, देखिए ओजोन जो पृथ्वी के, ठीक है, अर्थ के क्या होता है, एक तो सतह के करीब पाया जाता है, ठीक है, भूमंडल के पास, और एक क्या होता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, शायद जहाँ तक मेरे को लगता है समताप मंडल में ओजोन लेयर स्थित होता है। ठीक है, तो ठीक है, कंफर्म नहीं है, मेरे को भी समताप मंडल में होता है 21 में। ठीक है, देख लीजिए किस। तो जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है, ठीक है, UVR, ठीक, UVR, ठीक, अल्ट्रावायलेट रे, ये क्या होता है कि ओजोन जो लेयर होता है इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये जीवों को हानि नहीं पहुंचा पाती। लेकिन जब यही जो मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इसको याद आ गया, ठीक है, ये होता है स्ट्रेटो, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, तब जो ये वाला जो ओजोन होता है ये क्या कहलाता है, अच्छा ओजोन कहलाता है। ठीक, अच्छा या फिर गुड ओजोन। ठीक,
लेकिन जब ये ओजोन क्या होता है सतह के पास मतलब धरातलीय जो ओजोन रहता है वो हानिप्रद होता है, क्योंकि क्या कहते हैं इसके जो बच्चे, ठीक है, बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं जो कि क्या हो अस्थमा से पीड़ित होते हैं, ठीक है, अस्थमा से पीड़ित होते हैं, उनके लिए क्या है ये हानिकारक है, ठीक है। तो ये जो हाँ ये होता है ये जो हानिकारक होता है ना सतही वाला, ये क्या कहलाता है, बेड ओजोन कहलाता है, मतलब कि बुरा ओजोन कहलाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए ये आंसर है, ठीक है। ओजोन जो अच्छा ओजोन और ख़राब ओजोन जो अभी समझाया वही इस आंसर में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि खाद किसे कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड चलिए देखते हैं कि हाँ खाद किसे कहते हैं, ठीक, और इसके अवयव लिखिए। तो देखिए जो खाद होता है, ठीक, जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में क्या करते हैं मिलाए जाते हैं, ठीक है, उसकी उर्वरता को सुधार करते हैं, ठीक है, खाद कहलाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खाद में प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि घास फूस पौधे पशु पक्षियों का मल मूत्र एवं अन्य जो अवशेष है वे सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें कम मात्रा में प्रायः सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो खाद और उर्वरक में अंतर क्या है कि जो उर्वरक में पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और वेट जो होता है कम होता है, लेकिन खाद में जस्ट उल्टा होता है, इनका वेट ज़्यादा होता है लेकिन जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जैव संवर्धित जीवधारी क्या है, इसके लाभ व दोष बताइए, ठीक है। 40 नंबर का था, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको मैं 175 शब्द में लिखा, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है GMO। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसको GMO, ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जो कुछ अधिकतर इसका उपयोग जो है ना फसलों में किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मानव में जेनेटिक एडिटिंग जो है प्रतिबंधित है, तो फसलों के उत्पादन में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। तो फसलों के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फसल होते हैं उनमें क्या करते हैं कि जो एक विशेष जो जीन होता है इनका, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं, निकाल देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके जो जीन में परिवर्तन, ठीक है, जीन में क्या करते हैं परिवर्तन कर देते हैं और वांछित लक्षण के, ठीक है, वांछित लक्षण के, ठीक है, ये फिर गुणों का है, वांछित गुणों वाले फसलों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत, ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो है किया जाता है जीन का मॉडिफिकेशन, और इससे जो जीव प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जैव संवर्धित जीव, ठीक है। तो अब इसके क्या जो प्रो और कॉन्स हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है और इससे क्या क्या हानियाँ हैं, ठीक है। तो जो देखिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी अगर लाभों की बात करें, ठीक है, इससे क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो इसके लाभ में क्या क्या चीज़ शामिल है, जैसे कि जो GMO जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं कि कीट प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, कीट और खरपतवार से प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, ठीक है, खरपतवार, ठीक है, प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या किया जाता है, वांछित गुण विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है, वांछित गुण विकसित किए, सबसे जो इसका फ़ायदा है ये क्या है, कीट और खरपतवार प्रतिरोधी होना, ठीक है, वांछित गुणों वाले प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ अगर इसमें चाहे तो प्रोटीन की मात्रा वगैरह को भी क्या किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा एक और बेनिफिट इसका क्या है कि जैसे जो GMO होते हैं, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये विपरीत मौसम में भी, जैसे कि मान लो सूखा पड़ गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ सूखा हो गया, ठीक है, या फिर अति वर्षा हो गया, तो इन सब चीज़ों से इनका क्या होता है, अति वर्षा, इन सब चीज़ों से निपटा भी जा सकता है, मतलब कि ये इनके प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं, मतलब अगर सूखा आ गया तो भी उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर अति वर्षा हो गया तो भी से उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मतलब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होते हैं, ठीक। तो ये तो इनके लाभ हो गए, ठीक है, यही सब आंसर में लिखा हुआ है, ये इनका लाभ हो गए। और इसके अलावा
जो इनके क्या दोष हैं, इसकी अगर दोष की बात की जाए, ठीक है, अगर दोषों की बात की जाए तो जैसे कि अभी तक जो रिसर्च हुआ है, ठीक है, अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें ऐसा सामने नहीं आया है कि इससे जो है कोई भी जो है इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मतलब कि कोई गलत प्रभाव पड़े मानव पर, ऐसा तो अभी तक सामने नहीं आया। फिर भी जो कुछ चिंताजनक जैसे कि बातें हैं, जो संभावित जो चीज़ें हैं उनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, जैसे कि एलर्जी, ठीक है, एलर्जी हो सकता है, ठीक है, ये और अभी तक शामिल आया नहीं है, लेकिन जो संभावना है वो एलर्जी हो गया, ठीक है, कैंसर की संभावना इससे बढ़ जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। और इसके अलावा साथ ही साथ जैव विविधता को भी ये क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता को भी क्या कर सकता है, ये प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ इसके दोष हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर पे चलते हैं। इस आंसर में वही सब बातें शामिल हैं जो मैंने बताया है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, सोयाबीन से आगे। ये इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट में क्या कहते हैं कि इन जो जीव हैं इनको, ठीक है, जैव संवर्धित जो फसलों हैं, ठीक है, इसको दीर्घकालीन मानव पर्यावरण और पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उन पर शोध किया जाए, उसके पश्चात ही बाजार में उपभोग के लिए क्या किया जाना चाहिए, उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये तो ये सब चीज़ें शामिल है। तो जितने भी जो क्वेश्चन थे 2012 से 2018-19 तक, क्योंकि 2018 में कृषि से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, इसलिए 2018 में क्वेश्चन ही नहीं था, तो इसको यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था कृषि से, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, उससे संबंधित था। आगे और वीडियो में हम लोग दूसरे जो पार्ट है उसके बारे में भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।